आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, छत को घूर रहे हैं और अचानक एक सवाल आपके दिमाग में गूंजता है। क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? कल की क्षमता नहीं, किसी दिन की क्षमता नहीं, बल्कि वो प्रतिभा जो अभी इसी वक्त आपके अंदर सो रही है, जागने का इंतजार कर रही है। आज मैं आपको एक असहज सच्चाई बताने जा रहा हूं। वो सब कुछ जो आपको बताया गया कि आप काफी स्मार्ट हैं, काफी समझदार हैं, काफी योग्य है, ये सब एक आरामदायक झूठ है। समाज ने हमें यकीन दिला दिया है कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी सोचने की क्षमता, ये सब जन्म के साथ तय हो गई और अब इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। कल्पना कीजिए किसी 65 साल के इंसान को जो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहा है। उसकी आंखों में पछतावा है। वो सोच रहा है, काश मैंने अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती दी होती। काश मैंने सीखना बंद नहीं किया होता। काश मैं बन पाता वो जो मैं बन सकता था। दुनिया की सबसे दुखद बात है, मैं बन सकता था, लेकिन आज इसी पल आपके दिमाग में एक क्रांति हो रही है। आपका मस्तिष्क खुद को नया आकार दे रहा है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की चाबी है। अगले 5 सालों में आप जो 40,000 घंटे जिएंगे, वो आपके दिमाग की बनावट को पूरी तरह से बदल देंगे। सवाल बस इतना है, कैसे बदलेगा? आज आप एक मोड़ पर खड़े हैं। एक रास्ता वही पुराना है, जहां आप हैं वहीं रुके रहना। दूसरा रास्ता है आपकी जिंदगी का सबसे गहरा बदलाव। और इस वीडियो का मकसद है आपको दूसरे रास्ते पर ले जाना। दुनिया पहले से कहीं तेज रफ्तार से बदल रही है। अगर आप एक जगह खड़े रहे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ करियर की बात नहीं है। आपकी बुद्धि का विकास हर उस इंसान को छूता है जिसे आप प्यार करते हैं। आपके बच्चे, आपका साथी, आपके दोस्त, सब। जब आप बढ़ते हैं तो आप उन्हें भी बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब आप रुक जाते हैं तो एक तरह से आप उन्हें भी रोक देते हैं। और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोगों की यादों में क्या रहेगा? एक इंसान जिसने अपनी सीमाओं को माना और उनमें जीता, या एक इंसान जिसने हर दिन खुद को तोड़ा, फिर से बनाया और नए तरीकों से दुनिया को देखा? आपकी विरासत क्या होगी? अगले 1 घंटे 45 मिनट में हम आपके दिमाग के 9 बदलाव भरे क्षेत्रों से गुजरेंगे। ये कोई भाषण नहीं है, ये एक यात्रा है। हर खंड आपकी चेतना में एक बीज बोएगा जो इस वीडियो के बाद भी बढ़ता रहेगा। आप जानेंगे कि लियोनार्डो दा विंची रोज पूरी खामोशी में क्यों घूमते थे। आइंस्टीन जब किसी समस्या में फंस जाते तो वायलिन क्यों बजाते थे। और आधुनिक न्यूरोसाइंस उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि क्यों करता है जो हमेशा से जाना जाता था। ये वीडियो किसी और को बनने के बारे में नहीं है। ये आप खुद को पूरी तरह से, आखिरकार, शानदार तरीके से बनने के बारे में है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस समय को पवित्र बनाएं। बैकग्राउंड का शोर नहीं, बल्कि असली बदलाव। बाकी टैब्स बंद कर दीजिए, फोन को साइलेंट कर दीजिए। अगले 100 मिनट के लिए आप जिंदगी से भाग नहीं रहे, आप जिंदगी को पहले से ज्यादा गहराई से जीने की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप शैडो माइंड के साथ पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम मनोविज्ञान और आत्म विकास पर गहरी बातचीत लेकर आएं, आपको पता चल जाए। और अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो लाइक बटन जरूर दबाइए। ये छोटी सी हरकत इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जागते हैं। चैप्टर 1, द क्यूरियोसिटी कैथीड्रल, बिल्डिंग योर लर्निंग आर्किटेक्चर। एक 3 साल के बच्चे को
1 घंटे तक देखिए, उसके सवालों को गिनिए। अब खुद से पूछिए, आपने कब सवाल पूछना बंद कर दिया? उस लगातार, खूबसूरत, निडर जिज्ञासा का क्या हुआ, जो कभी आप में थी? कहाँ खो गई वो चमक, जो हर चीज को जानना चाहती थी? देखिए, हमारे दिमाग में सीखने के दौरान क्या होता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त का केंद्र है, वो जाग जाता है। नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये ऐसे है जैसे जंगल में से रास्ता बनाना। पहले तो झाड़ियां हैं, मुश्किल है चलना, लेकिन जितना आप उस रास्ते पर चलते हैं, वो साफ होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, और आखिर में एक राजमार्ग बन जाता है। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, रोज सिर्फ 30 मिनट सीखने से आपके दिमाग में नया ग्रे मैटर बनता है। ये कोई रूपक नहीं है, ये मापा जा सकता है, स्कैन में दिखता है। आपका दिमाग शाब्दिक रूप से बड़ा होता है, ज्यादा सक्षम होता है, ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हमें एक झूठ सिखाया गया। हमें बताया गया कि पढ़ाई 22 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। डिग्री मिल गई, बस अब तो सिर्फ काम करो और जियो। ये शायद सबसे बड़ा धोखा है जो समाज हमें देता है। सच्चाई ये है कि असली शिक्षा तो स्कूल खत्म होने के बाद शुरू होती है। डिग्री सिर्फ ये बताती है कि आपने क्या सीखा, वो ये नहीं बताती कि आप आगे क्या सीख सकते हैं। दुनिया के सबसे दिलचस्प लोगों को देखिए, वो हमेशा छात्र बने रहते हैं। हमेशा उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इतिहास से लेकर विज्ञान तक, कला से लेकर गणित तक, दर्शन से लेकर संगीत तक। ये लोग नहीं कहते कि मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे कविता से क्या लेना देना। वो कहते हैं, मैं इंसान हूं, मुझे सब कुछ जानना है। तो अब सवाल ये है, आप अपनी जिज्ञासा को कैसे फिर से जगाएंगे? कैसे उस 3 साल के बच्चे को वापस लाएंगे? मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। हर सुबह जब आप उठें, अपनी आंखें खोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, कल मैंने क्या सीखा जो मैं नहीं जानता था? दूसरा, आज मैं किस एक चीज के बारे में जानना चाहता हूं? तीसरा, मैं किस चीज के बारे में बिल्कुल अनजान हूं लेकिन मुझे जानना चाहिए? इन 3 सवालों को अपनी डायरी में लिखिए। ये आपका इग्नोरेंस जर्नल है, अज्ञानता की डायरी। और ये शर्म की बात नहीं है, ये ताकत की बात है। क्योंकि जो इंसान जानता है कि वो क्या नहीं जानता, वही सीख सकता है। फिर एक और चीज कीजिए, किसी भी रोजमर्रा की चीज को उठाइए। एक कलम, एक चम्मच, एक बल्ब, और 7 बार क्यों पूछिए। ये कलम क्यों काली है? क्योंकि स्याही काली है। स्याही काली क्यों है? क्योंकि कार्बन है। कार्बन क्यों काला है? क्योंकि ये सारी रोशनी को सोख लेता है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे ही 7 बार। आप देखेंगे कि एक साधारण कलम आपको क्वांटम फिजिक्स तक ले जा सकती है। ये है जिज्ञासा की शक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाइए जो आपको असहज करे, जो मुश्किल लगे। अगर आप टेक्निकल हैं तो कला सीखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं तो विज्ञान सीखिए। क्योंकि असली इनोवेशन, असली नई सोच, वो दो अलग अलग फील्ड के बीच में जन्म लेती है। एक वकील को सोचिए जो न्यूरोसाइंस सीखता है, अचानक वो कोर्ट में गवाहों की याददाश्त को नए तरीके से समझने लगता है। एक मार्केटर को सोचिए जो फिलॉसफी पढ़ता है, उसकी परसुएशन की समझ बिल्कुल गहरी हो जाती है। एक प्रोग्रामर को सोचिए जो संगीत सीखता है, उसका कोड ज्यादा एलिगेंट हो जाता है। ऐसे होता है विकास। और सबसे जरूरी बात, अपने सीखने को 3 हिस्सों में बांटिए। 40% समय उस चीज में लगाइए जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। 30% उन चीजों में जो आपकी एक्सपर्टीज से जुड़ी है। और 30% बिल्कुल रैंडम चीजों में, बिल्कुल अलग,
इसे कहते हैं नॉलेज इकोसिस्टम। और इसी से आपकी सोच विविध बनती है, गहरी बनती है, असली बनती है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं स्मार्ट नहीं हूं। मुझे नई चीजें सीखना मुश्किल लगता है, मैं डर जाता हूं। तो सुनिए ध्यान से। जब आपको कुछ नया सीखते वक्त डर लगता है, जब आपकी छाती में कसावट होती है, जब वो आवाज कहती है मैं इसके लायक नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि ये डर नहीं है, ये विकास है। ये वो पल है जब आपका दिमाग खुद को फिर से बना रहा है। असहजता असफलता नहीं है, असहजता विकास है। वो जलन जो आप महसूस करते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बन रहे हैं। वो परेशानी जो आप महसूस करते हैं, वो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो रहा है। वो कंफ्यूजन जो आप महसूस करते हैं, वो ब्रेक ब्रेक थ्रू से ठीक पहले का पल है। हर चैंपियन इस फीलिंग को जानता है। वो इसे प्यार करना सीख गए हैं। जब ये फीलिंग आती है तो वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस असहजता के दूसरी तरफ मेरा एक नया वर्जन है जो कल मौजूद नहीं था। तो कल सुबह अपना फोन छूने से पहले, दुनिया की मांगों से पहले, आप 30 मिनट किसी ऐसी चीज में लगाने वाले हैं जो आपको फैसिनेट करती है। किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि आप उस 3 साल के बच्चे का हक वापस ले रहे हैं, खोज करने की खुशी। और अब देखिए क्या होता है। पहले साल में आप थोड़ा ज्यादा जानकार हो जाते हैं। तीसरे साल तक आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। 5वें साल तक आपकी संज्ञानात्मक क्षमता पहचानी नहीं जाती। और 10वें साल तक आप वो इंसान बन जाते हैं जिसके पास लोग ज्ञान के लिए आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसा बढ़ता है ब्याज से, वैसे ही ज्ञान बढ़ता है सीखने से। हर दिन 1% बेहतर, बस इतना। एक साल में आप 37 गुना बेहतर। ये गणित है, ये विज्ञान है, ये सच है। इतिहास के सबसे महान दिमाग पाठक थे, इसलिए नहीं कि पढ़ना उन्हें महान बनाता था, बल्कि इसलिए कि पढ़ना उन्हें उन सब महान दिमागों तक पहुंच देता था जो उनसे पहले आए थे। आप अकेले नहीं हैं अपने विकास में। हर किताब एक गुरु है, हर लेखक एक शिक्षक है, हर पन्ना एक मौका है कल से बेहतर बनने का। तो अब आप जानते हैं, जिज्ञासा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन उठने और कहने की हिम्मत है, मैं नहीं जानता और मैं सीखना चाहता हूं। ये दुनिया को बच्चे की आंखों से देखने की कला है। ये कभी संतुष्ट न होने का साहस है। और ये सब कुछ सीखने की विनम्रता है। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगला कदम आपका है। चैप्टर 2, द न्यूरल जिम्नेजियम, योर डेली ब्रेन ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। आपका दिमाग बिल्कुल मांसपेशी की तरह काम करता है। जैसे आपकी बाइसेप्स को जिम की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को मानसिक कसरत की जरूरत होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आप चाहे 20 के हो या 60 के, आपका दिमाग बदल सकता है, बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है। 3 साल के बच्चे को 1 घंटे देखिए, गिनिए उसके सवाल। अब खुद से पूछिए, आपने कब रुक गए? असली सवाल यह है कि जब हम मेहनत से बचते हैं तो दिमाग कमजोर हो जाता है। जब हम चुनौती देते हैं तो वो मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मांसपेशियां। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने एक पुरानी सोच को पूरी तरह तोड़ दिया है। पहले लोग मानते थे कि बुद्धि जन्म से तय होती है, जीन्स में लिखी होती है, बदली नहीं जा सकती। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब ये खुद को फिर से बना सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है, नए न्यूरॉन्स उगा सकता है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जब आप रोज 30 मिनट दिमागी कसरत करते हैं तो क्या होता है? आपके न्यूरॉन्स के बीच सिनैप्स मजबूत होते हैं। माइलिन नाम की एक चीज
आपके न्यूरल पाथवेज के चारों ओर लिपट जाती है। ये ऐसे है जैसे तार के चारों ओर इंसुलेशन लगाना। सिग्नल तेज जाता है। आप तेज सोचते हैं, बेहतर याद रखते हैं, ज्यादा गहराई से समझते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। जो लोग बचपन से ही स्मार्ट कहलाते आए हैं, उनके लिए ये कभी कभी श्राप बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। तो जब जिंदगी असली मुश्किलें लेकर आती है, जटिल रिश्ते, करियर की बाधाएं, अस्तित्व के सवाल, उनका दिमाग नहीं जानता कि कैसे लड़ना है। उनमें मानसिक स्टैमिना नहीं होता। लेकिन वो बच्चा जिसे पहाड़े याद करने में मेहनत करनी पड़ी, जिसे हर चीज के लिए मशक्कत करनी पड़ी, उसने अपने दिमाग के धैर्य वाले सर्किट को दशकों से ट्रेन किया है। वो लॉन्ग गेम के लिए बना है। वो हार नहीं मानता। तो अब सवाल यह है, आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करेंगे? मैं आपको एक पूरा सिस्टम बताता हूं। रोज 10 मिनट पैटर्न रिकॉग्निशन की कसरत कीजिए। सुडोकू खेलिए, शतरंज की पहेलियां हल कीजिए, विजुअल पैटर्न गेम्स खेलिए। ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेहतर होती है। फिर 15 मिनट मेमोरी पैलेस बनाने में लगाइए। ये एक प्राचीन तकनीक है। आप अपने बचपन के घर को याद कीजिए। अब उस घर में अलग अलग जगहों पर अजीब मजेदार इमेजेस रखिए। जो भी आपको याद रखना है, उसे इमेज में बदलिए। फिर मन में उस घर में घूमिए। आप देखेंगे कि आप कुछ भी याद रख सकते हैं। नाम, डेट्स, फैक्ट्स, आइडियाज। ये काम करता है क्योंकि आप अपनी सबसे मजबूत मेमोरी सिस्टम, स्पेशल मेमोरी का निशानी का इस्तेमाल करके अपनी कमजोर मेमोरी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, 20 मिनट कॉग्निटिव स्ट्रेच जोन में बिताइए। न बहुत आसान, न बहुत मुश्किल, ठीक बीच में। अगर आपकी सक्सेस रेट 70 से 80% है, तो आप सही जगह पर हैं। हर हफ्ते 10% मुश्किल बढ़ाइए। पहले हफ्ते बेसिक कोडिंग ट्यूटोरियल, चौथे हफ्ते सिंपल प्रोग्राम, 12वें हफ्ते ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, 24वें हफ्ते अपना खुद का सॉफ्टवेयर, और फिर 15 मिनट क्रिएटिव कॉन्स्ट्रेंट ट्रेनिंग। ये सबसे मजेदार है। सीमाएं क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। एक कहानी लिखिए, सिर्फ 50 शब्दों में। कुछ ड्रॉ कीजिए, सिर्फ सर्कल्स से। किसी जटिल कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक सिलेबल के शब्दों में समझाइए। सिर्फ 5 नोट्स से धुन बनाइए। ये आपके दिमाग को नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉवेल्टी। हर दिन कुछ अलग, क्योंकि आपका दिमाग जाने पहचाने को इग्नोर करने के लिए बना है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमें सेफ, जानी मानी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं, अलग रास्ते से जाइए, नया खाना आजमाइए, किसी समस्या को नए एंगल से देखिए, तो आपका दिमाग क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठता है। ध्यान बढ़ता है, मेमोरी एनकोडिंग मजबूत होती है, न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। तो हर दिन एक काम अलग तरीके से कीजिए, बस एक, और देखिए कैसे आपका दिमाग जिंदा हो जाता है। मैं आपको गिफ्ट में एक सच्चाई देता हूं। अपने दिमाग की मेहनत की फीलिंग से प्यार करना सीखिए। जब कोई प्रॉब्लम नामुमकिन लगे, जब आपके मानसिक मसल्स चल रहे हो, जब आप छोड़ना चाहें, वो फेल होना नहीं है, वो ग्रोथ है। वो जलन माइलिन है जो आपके न्यूरल पाथवेज के चारों ओर लिपट रहा है। वो निराशा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो मजबूत हो रहा है। वो कंफ्यूजन ब्रेकथ्रू से ठीक पहले का पल है। हर क्षेत्र के चैंपियन इस फीलिंग को जानते हैं। उन्होंने इससे प्यार करना सीख लिया है। जब ये दिखती है, तो वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस असुविधा के दूसरी तरफ मेरा एक वर्जन है जो कल मौजूद नहीं था। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपका सबसे शक्तिशाली और नवीकरणीय मानसिक एसेट है।
इसका इस्तेमाल कीजिए रोज, हर उम्र में, और देखिए कैसे आप हर दिन थोड़ा और स्मार्ट होते जाते हैं। चैप्टर 3, द लाइब्रेरी ऑफ कॉन्शियसनेस, रीडिंग एज न्यूरल आर्किटेक्चर। औसत इंसान अपनी जिंदगी के 11 साल स्क्रीन देखने में बिता देगा, स्क्रॉल करते हुए, क्लिक करते हुए, ऐसा कंटेंट खाते हुए जो सेकंड्स में मेमोरी से गायब हो जाता है। और इसी बीच किताबें मानवता के महानतम दिमागों की आसुत बुद्धि, जो घंटों में सालों की समझ ट्रांसफर करने की पेशकश करती है, अनपढ़ी पड़ी रहती है, धूल जमाती हुई, इंतजार करती हुई। ये सिर्फ उदास नहीं है, ये एक सभ्यतागत त्रासदी है जो स्लो मोशन में घटित हो रही है। जब आप सच में पढ़ते हैं, स्किम नहीं करते बल्कि गहराई से पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ जादुई होता है। आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। ये वो स्टेट है जो सिर्फ कुछ एक्टिविटीज में मिलता है। जब आप लिटरेरी फिक्शन पढ़ते हैं तो आपके एम्पैथी सेंटर्स जग जाते हैं, जैसे आप सच में वो घटना अनुभव कर रहे हैं। आपका टेम्पोरल लोब भाषा को प्रोसेस करता है, मेमोरी बनाता है, इमेजिनेशन को जलाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लेखक के आइडियाज को आपके मौजूदा नॉलेज के साथ जोड़ता है। ये सिम्फनी है, ये आर्केस्ट्रा है, और ये सिर्फ पढ़ने से होता है। लेकिन इंटरनेट ने हमें बर्बाद कर दिया है। हम स्किम करते हैं, स्कैन करते हैं, जल्दी जल्दी हेडलाइंस पढ़ते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन गिर गया है। स्टडीज दिखाती है कि लोग अब सस्टेन्ड फोकस नहीं कर पाते। लेकिन खूबसूरत बात यह है, 30 दिन रोज गहरा पढ़ने से आप अपनी कंसंट्रेशन कैपेसिटी वापस ला सकते हैं। दिमाग रिवायर होता है। फिर से, तो आप कैसे पढ़ेंगे? पहले, एनवायरनमेंट। आपकी जगह न्यूट्रल नहीं है। वो या तो डीप फोकस को सपोर्ट करती है या सबोटाज करती है। आरामदायक सीट चुनिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि सो जाए। थोड़ा सीधा बैठिए। लाइटिंग गर्म हो, पर्याप्त हो, ग्लेयर ना हो। तापमान थोड़ा ठंडा, 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अलर्टनेस बनाए रखता है। साउंड, या तो मॉडरेट बैकग्राउंड नॉइज या साइलेंस। फोन दूसरे कमरे में, फेस डाउन नहीं, दूसरे कमरे में। अब किताब का चुनाव, 70-20-10 का रूल फॉलो कीजिए। 70% वक्त ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी मौजूदा समझ से थोड़ी ऊपर है। फिलॉसफी जो आपको वाक्य दोबारा पढ़ने पर मजबूर करे। विज्ञान जो आपको सोचने पर मजबूर करे। इतिहास जो आपकी धारणाओं को चुनौती दे। 20% वक्त आपकी फील्ड से रिलेटेड लेकिन अलग एंगल। एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजी पढ़े, टीचर न्यूरोसाइंस पढ़े, आर्टिस्ट फिजिक्स पढ़े। और 10% वक्त शुद्ध आकर्षण, जो भी आपको समय भुला दे। पोएट्री हो सकती है, माइथोलॉजी हो सकती है, अनजान बायोग्राफीज हो सकती है। और जॉनर डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। फिक्शन एम्पैथी बनाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, नैरेटिव थिंकिंग। फिलॉसफी रीजनिंग को तेज करती है, धारणाओं पर सवाल उठाती है, वैल्यूज को साफ करती है। बायोग्राफी डिसीजन मेकिंग के मॉडल देती है, इंसानी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है, इंस्पिरेशन देती है। साइंस आपके रियलिटी के मेंटल मॉडल को अपडेट करती है, सटीक सोच को बढ़ावा देती है। हिस्ट्री पैटर्न दिखाती है, कॉन्टेक्स्ट देती है, परिणाम सिखाती है। पोएट्री भाषा की सटीकता बढ़ाती है, इमोशनल अट्यूनमेंट, एस्थेटिक सेंस। अब कैसे पढ़ें? किताब खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं क्या सीखना या अनुभव करना चाहता हूं? फिर प्रीव्यू स्कैन कीजिए, कवर पढ़िए, कंटेंट्स, पहला और आखिरी चैप्टर, कनेक्शन पॉइंट खोजिए। ये मेरी मौजूदा नॉलेज से कैसे जुड़ता है? पढ़ते वक्त कन्वर्सेशन अप्रोच रखिए। आप लेखक के साथ बातचीत में हैं, उनके दावों पर सवाल उठाइए, अपने उदाहरण जोड़िए, नोट कीजिए कहां सहमत हैं, कहां असहमत। मार्किंग मेथड यूज कीजिए, लेकिन कंजूसी से।
सिर्फ सच में महत्वपूर्ण पैसेजेस अंडरलाइन कीजिए। मार्जिन में अपने शब्दों में नोट्स लिखिए। क्वेश्चन मार्क जहां कंफ्यूज है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट जहां एनलाइटेंड है। हर चैप्टर के बाद किताब बंद कीजिए, दूर देखिए, मुख्य पॉइंट्स को जोर से अपने शब्दों में समराइज कीजिए। पूछिए, इससे मेरी सोच कैसे बदली? पूरी किताब के बाद 15 मिनट का सिंथेसिस सेशन। 3 सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज क्या है? ये मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं? मैं अब क्या अलग करूंगा? और यहां मैं आपको एक राज बताता हूं। फिक्शन पढ़ना नॉन फिक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी इंटेलिजेंस के लिए। जब आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ते हैं, तो आप डेल कार्नेगी की कॉन्शियस फिलॉसफी सीख रहे हैं। लेकिन जब आप अन्ना कैरेनिना पढ़ते हैं, तो आप टॉल्स्टॉय का पूरा इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हैं। आप जेलसी, सोशल प्रेशर, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर और परिणाम को एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, बल्कि विसरली अनुभव कर रहे हैं। आपके मिरर न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं। आपकी एम्पैथी सर्किटरी एक्टिवेट हो रही है। आप कॉम्प्लेक्स सोशल सिमुलेशन चला रहे हैं, जिन्हें रियल लाइफ में अनुभव करने में साल लगते। इसीलिए सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अक्सर वोरेशियस फिक्शन रीडर्स होते हैं। उन्होंने हजारों जिंदगियां जी ली है। उन्होंने हर इंसानी दुविधा का सामना किरदारों के जरिए किया है। उन्होंने हर इमोशन को सेफ सिमुलेशन में महसूस किया है। नॉन फिक्शन आपको दुनिया के बारे में बताती है, फिक्शन आपको एक अलग इंसान बना देती है। अगले 30 दिन सुबह फोन छूने से पहले 30 मिनट किताब पढ़िए। ईमेल नहीं, न्यूज नहीं, सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप, एक महान किताब और शांत सुबह। मैं वादा करता हूं, 31वें दिन आप मापने योग्य रूप से स्मार्ट होंगे। आपका फोकस तेज होगा, आपकी बातचीत समृद्ध होगी, आपका नजरिया व्यापक होगा और आपने एक आदत शुरू की होगी जो दशकों में बुद्धिमत्ता में कंपाउंड होगी। इतिहास के महानतम दिमाग रीडर्स थे, इसलिए नहीं कि पढ़ना उन्हें महान बनाता था, बल्कि इसलिए कि पढ़ना उन्हें उन सभी महान दिमागों तक पहुंच देता था जो उनसे पहले आए थे। आप अपने विकास में अकेले नहीं हैं। हर किताब एक मेंटर है, हर लेखक एक टीचर है, हर पन्ना कल से बेहतर बनने का मौका है। चैप्टर 4, सीक्रेट स्लीप, द इंटेलिजेंस मल्टीप्लायर। मैं आपको किसी के बारे में बताता हूं। वो कल हुई चीजें याद नहीं रख पाता। उसकी डिसीजन मेकिंग बिगड़ी हुई है। वो सामान्य से ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव है। उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। वो जरूरत से तेज बूढ़ा हो रहा है। उसका अल्जाइमर और डिमेंशिया का रिस्क काफी बढ़ा हुआ है। मैं एक नींद से वंचित इंसान की बात कर रहा हूं। मैं शायद आपकी बात कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से आधुनिक समाज की बात कर रहा हूं और हम इसे सम्मान का बैज मानते हैं। मैं मरने के बाद सोऊंगा, हम कहते हैं, ये एहसास किए बिना कि हम हर रात जो नींद त्यागते हैं, उससे उस टाइमलाइन को तेज कर रहे हैं। जब आप सोते हैं, तो असल में क्या होता है? पहले 20 मिनट लाइट स्लीप, शरीर का तापमान गिरता है, दिल की धड़कन धीमी होती है, दिमाग सेंसरी इनपुट से डिसएंगेज होने लगता है। ये ट्रांजिशन है, तैयारी है। फिर रात के बीच में डीप स्लीप आती है। ब्रेन वेव्स डेल्टा फ्रीक्वेंसी तक धीमी हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, फिजिकल रेस्टोरेशन होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये फिजिकल रिपेयर और मेंटेनेंस का वक्त है। और फिर आता है रीएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, सबसे जीवंत सपने। और यहां होता है मेमोरी कंसोलिडेशन का चमत्कार। आपका दिमाग शाब्दिक रूप से दिन के अनुभवों को रीप्ले कर रहा है, तय कर रहा है क्या रखना है, क्या फेंकना है, क्या इंटीग्रेट करना है। क्रिएटिव सिंथेसिस हो रहा है, रैंडम एसोसिएशन बन रहे हैं।
यहीं ब्रेक थ्रू आते हैं। इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रॉमेटिक या महत्वपूर्ण भावनात्मक घटनाएं प्रोसेस और फाइल हो रही है। ये मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल रेगुलेशन का उद्देश्य है। अब देखिए, जब आप इस प्रोसेस को स्किप करते हैं तो क्या होता है। एक रात की खराब नींद के बाद नई यादें बनाने की क्षमता में 40% कमी। एमिगडाला, इमोशन सेंटर, 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रैशनल थिंकिंग में कम एक्टिविटी दिखती है। नतीजा, आप ज्यादा इमोशनल हैं, कम रैशनल हैं, अच्छे से याद नहीं रख सकते। एक हफ्ते तक 6 घंटे से कम सोने के बाद आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कानूनी तौर पर नशे में होने के बराबर हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्री डायबिटीज, टेस्टोस्टेरोन गिरता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट। नतीजा, आप मूल रूप से बिगड़े हुए हैं। महीनों सालों तक नींद की कमी के बाद हिप्पोकैम्पस, मेमोरी सेंटर फिजिकली सिकुड़ता है, बीटा एमिलॉइड प्लैक्स जमा होते हैं। अल्जाइमर का अग्रदूत, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क दोगुना, ऑल कॉज मॉर्टेलिटी 15% बढ़ती है। नतीजा, आप अपनी उम्र कम कर रहे हैं और अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं। तो नींद का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें? 7 से 9 घंटे नॉन नेगोशिएबल है। अपनी नींद की जरूरत कैलकुलेट कीजिए। अगली छुट्टी पर बिना अलार्म के 2 हफ्ते सोइए। पहले हफ्ते के बाद जब आप कैचअप कर लें, अपना नेचुरल वेक टाइम नोट कीजिए। वही आपकी बायोलॉजिकल जरूरत है, उसका सम्मान कीजिए। स्लीप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, हर दिन एक ही सोने का वक्त और उठने का वक्त। हाँ, वीकेंड पर भी आपका सर्केडियन रिदम एक सटीक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अनियमित नींद बराबर है जेट लैग के बिना यात्रा किए। लक्ष्य, अपने शरीर को ट्रेन करना कि वो सही वक्त पर नेचुरली नींद और जागृत महसूस करे। अब सुनिए 90 मिनट का वाइंड डाउन प्रोटोकॉल। सोने से 90 मिनट पहले काम करना बंद करिए। सीरियसली, लैपटॉप बंद करिए, काम अलग रखिए, लाइट्स डिम करिए। तेज रोशनी 2 घंटे से ज्यादा के लिए मेलाटोनिन को दबाती है। तापमान कम करिए, अपने एनवायरनमेंट को ठंडा करना शुरू करिए। स्क्रीन कर्फ्यू, ब्लू लाइट नींद की दुश्मन है। 60 मिनट पहले गर्म नहाइए या शॉवर लीजिए। नहाने के बाद तापमान में गिरावट नींद को ट्रिगर करती है। हल्की स्ट्रेचिंग या योगा। कल की तैयारी, कपड़े रखिए, नाश्ता तैयार करिए, बैग पैक करिए। क्यों? सुबह का डिसीजन फैटिक कम होता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आज संभाल लिया गया है। 30 मिनट पहले फिक्शन पढ़िए, कल्पना को एंगेज करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं। ग्रेटिट्यूड जर्नल, 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। क्यों? दिमाग को प्रॉब्लम फोकस्ड से एप्रिशिएटिव स्टेट में शिफ्ट करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड अंदर, 7 होल्ड, 8 बाहर। 15 मिनट पहले फाइनल बाथरूम रूटीन। रूम प्रिपरेशन चेक, तापमान 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंधेरा, ब्लैकआउट पर्दे या आई मास्क। साउंड, व्हाइट नॉइज या साइलेंस। बिस्तर, साफ चादरें, आरामदायक तकिए। इंटेंशन सेटिंग, आज रात मैं गहराई से आराम करता हूं, कल मैं नवीनीकृत होकर उठता हूं। सुबह का इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 30 मिनट सब कुछ तय करते हैं। पुराना तरीका, अलार्म बजता है, स्नूज, फोन चेक, भागदौड़, स्ट्रेस हार्मोन्स स्पाइक, पूरा दिन रिएक्टिव। नया तरीका, नेचुरल वेक या जेंटल अलार्म। कोई स्नूज नहीं, पहले अलार्म पर उठिए, तुरंत हाइड्रेट, कुछ भी करने से पहले एक गिलास पानी। मॉर्निंग लाइट, 10 से 15 मिनट बाहर या तेज खिड़की के पास। क्यों? सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है, मेलाटोनिन बंद करता है, कॉर्टिसोल वेक साइकिल शुरू करता है।
मूवमेंट, जेंटल स्ट्रेचिंग, वॉक या एक्सरसाइजेज। फिर मैसेज चेक। नतीजा, पूरा दिन शांत, केंद्रित, प्रोएक्टिव। नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। आप इसके आसपास बायोहैक नहीं कर सकते। आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते खुद को 5 घंटे पर काम करने के लिए। आपके दिमाग को 7 से 9 घंटे की क्वालिटी नींद चाहिए, मेमोरीज को कंसोलिडेट करने, मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियर करने, इमोशंस को रेगुलेट करने और कल की तैयारी करने के लिए। ये नाइस टू हैव नहीं है, ये फाउंडेशन है। आपकी इंटेलिजेंस के लिए सबसे स्मार्ट चीज सबसे सरल भी है। अपनी नींद का सम्मान कीजिए। आज रात आप शुरू कीजिए। कल के लिए एक ही वक्त पर अलार्म सेट कीजिए। 8 घंटे पीछे कैलकुलेट कीजिए। वो आपका सोने का वक्त है। इसे पवित्र बनाइए। आपका दिमाग धन्यवाद देगा। आपका शरीर धन्यवाद देगा। आपका भविष्य का खुद धन्यवाद देगा। चैप्टर 5, द म्यूजिकल ब्रेन, लर्निंग म्यूजिक एज होल ब्रेन एक्टिवेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए। याद कीजिए आखिरी बार जब संगीत ने आपको सिहरन दी। वो पल जब कोई गाना आपको इतनी परफेक्टली छू गया कि आपकी त्वचा झंझना उठी, आपकी सांस रुक गई, आपकी आंखें नम हो गईं। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो आपका दिमाग अपनी सबसे परिष्कृत अवस्था में था। कई क्षेत्र सिंक्रनाइज हो रहे थे, इमोशंस प्रोसेस हो रहे थे, मेमोरीज एक्टिवेट हो रही थी, मीनिंग बन रही थी। संगीत उन कुछ चीजों में से एक है जो आपके पूरे दिमाग को एक साथ एंगेज करता है। और इसे बनाना सीखना शायद सबसे व्यापक ब्रेन ट्रेनिंग है जो उपलब्ध है। जब आप कोई वाद्य यंत्र सीखते हैं तो क्या होता है? आपका मोटर कॉर्टेक्स सटीक उंगली की गतिविधियां सीख रहा है। आपका सेरिबेलम टाइमिंग और रिदम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। सेंसरी फीडबैक लूप, कीज या तार महसूस करना, जबकि प्रेशर एडजस्ट करना। नतीजा, बेहतर फाइन मोटर कंट्रोल जो दूसरे स्किल्स में ट्रांसफर होता है। आपका सुपीरियर टेम्पोरल गायरस पिच डिस्क्रिमिनेशन बेहतर होता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड प्रोसेसिंग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। ब्रोकास एरिया म्यूजिकल फ्रेजेस को लैंग्वेज की तरह प्रोसेस किया जाता है। नतीजा, बातचीत में बेहतर सुनना, बेहतर लैंग्वेज लर्निंग, म्यूजिक पढ़ना, सिंबॉलिक नोटेशन को फिजिकल एक्शन में ट्रांसलेट करना। ऑक्सिपिटल लोब पैटर्न्स की विजुअल प्रोसेसिंग, पैराइटल लोब इंस्ट्रूमेंट पर स्पेशल अवेयरनेस। नतीजा, बेहतर रीडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पेशल रीजनिंग, हिप्पोकैम्पस, म्यूजिकल ट्रेनिंग यहां ग्रे मैटर बढ़ाती है। एमिगडाला संगीत के जरिए इमोशनल एक्सप्रेशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंटरप्रिटेशन और इम्प्रोवाइजेशन। नतीजा, बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस, बेहतर मेमोरी। और कोई दूसरी एक्टिविटी इन चीजों को नहीं जोड़ती। गणितीय सटीकता, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, मेमोरी चैलेंज, क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशन, सोशल कोलैबोरेशन, ये एक साथ कैलकुलस करने, मेडिटेशन करने, फिजिकल थेरेपी करने और क्रिएटिव राइटिंग करने जैसा है। अब मैं एक झूठ तोड़ता हूं जो शायद आपको रोक रहा है। मैं संगीत सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। ये स्पष्ट रूप से गलत है। हाँ, 6 साल के बच्चे में 40 साल के इंसान से ज्यादा न्यूरल प्लास्टिसिटी है, लेकिन 40 साल के इंसान के पास है बेहतर मेटाकॉग्निशन, ज्यादा धैर्य, साफ मोटिवेशन, जिंदगी के अनुभव से बेहतर पैटर्न रिकॉग्निशन, कुशलता से प्रैक्टिस करने की क्षमता। बच्चे इंस्ट्रूमेंट रेपिटेशन और टाइम के जरिए सीखते हैं, बड़े समझ और रणनीति के जरिए सीखते हैं। आप कॉन्सर्ट पियानिस्ट नहीं बनेंगे, लेकिन 2 से 3 साल की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में आप वो गाने बजा सकते हैं जो आपको छूते हैं, सिंपल मेलोडीज इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट्स अनुभव कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग फ्लो और खुशी का स्रोत पा सकते हैं। ये बहुत देर नहीं है, ये बिल्कुल सही वक्त है। अपना इंस्ट्रूमेंट चुनिए। पियानो, विजुअल लेआउट, तुरंत साउंड,
थ्योरी के लिए बढ़िया। गिटार, पोर्टेबल, वर्सेटाइल, सोशल, उकुलेले। शुरू करने में सबसे आसान, सस्ता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, सांस कंट्रोल, मेडिटेटिव। ड्रम्स, फिजिकल, रिदमिक, स्ट्रेस रिलीफ। वायलिन, खूबसूरत टोन, लेकिन सबसे कठिन सीखने की अवस्था। पहले 90 दिन, फाउंडेशन फेज। पहले 2 हफ्ते, इंस्ट्रूमेंट से परिचय, बेसिक पोस्चर। रोज 10 से 15 मिनट, फोकस। इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से पकड़ना नेचुरल लगे। माइंडसेट, ये अजीब लगता है, ये नॉर्मल है, बने रहिए। तीसरे से चौथे हफ्ते, बेसिक साउंड्स। रोज 15 से 20 मिनट, फोकस, क्वालिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। माइलस्टोन, एक सिंपल मेलोडी बजाइए। दूसरा महीना, पहले पैटर्न्स, बेसिक स्केल्स, सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन। रोज 20 से 25 मिनट, फोकस, मसल मेमोरी। धीमी रेपिटेशन न्यूरल पाथवेज बनाती है। माइलस्टोन, 2 से 3 सिंपल गाने, शुरू से आखिर तक। तीसरा महीना, म्यूजिकल फ्रेजेस, म्यूजिकलिटी एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। रोज 25 से 30 मिनट, फोकस, डायनेमिक्स, टाइमिंग, फीलिंग। माइलस्टोन, कुछ ऐसा बजाइए जो आपको इमोशनली छू जाए। 30 मिनट की प्रैक्टिस सेशन की संरचना। पहले 5 मिनट, वार्म अप, स्केल्स या बेसिक एक्सरसाइजेज। कोई जजमेंट नहीं, बस रेपिटेशन। 5 से 15 मिनट, टेक्निकल वर्क, करंट पीस के मुश्किल हिस्से। मेथड, कठिनाई को अलग करिए, 50% स्लो करिए, 10 बार रिपीट करिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। ये वहां है जहां ग्रोथ होती है। 15 से 25 मिनट, रेपर्टोयर, वो पीसेस बजाइए जो आप सीख रहे हैं। रन थ्रूज, सेक्शन वर्क, 25 से 30 मिनट, फन या इम्प्रोवाइजेशन, बस बजाइए। एक्सपेरिमेंट करिए, गलतियां करिए बिना जजमेंट के। उद्देश्य, याद रखिए आप ये क्यों कर रहे हैं। फ्लो स्टेट एक्सेस करिए। प्रैक्टिस माइंडसेट, मुझे 30 मिनट पूरे करने हैं, नहीं, बल्कि मैं 30 मिनट अपने दिमाग को तराश रहा हूं। हर रेपिटेशन न्यूरल कनेक्शन बना रही है। अगर आप प्रेजेंट हैं तो वेस्टेड प्रैक्टिस जैसी कोई चीज नहीं। और यहां सबसे खूबसूरत बात है, संगीत आखिरकार कनेक्शन के बारे में है। यहां तक कि सोलो प्रैक्टिस भी एक बातचीत है कंपोजर्स के साथ, परफॉर्मर्स जो पहले आए, परंपरा खुद के साथ। लेकिन दूसरों के साथ बजाना कुछ ऐसा खोलता है जो कॉग्निटिव बेनिफिट्स से परे है। ये आध्यात्मिक है। जब आप दूसरे म्यूजिशियन के साथ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आप दोनों एक ही अनएक्सपेक्टेड कॉर्ड चेंज हिट करते हैं और आपकी आंखें मिलती है और आप दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि कुछ जादुई अभी हुआ। या जब आप ग्रुप में हैं और सब एक ही ग्रूव में लॉक हैं और आप अपनी छाती में कंपन महसूस करते हैं और आप 4 अलग लोग नहीं हैं अब। आप एक जीव है जो साउंड बना रहा है। ये पल सिर्फ आपके दिमाग को ट्रेन नहीं करते, ये आपको याद दिलाते हैं कि इंसान किस लिए है। हम एक साथ सुंदरता बनाने के लिए बने हैं। 10 साल की कल्पना कीजिए, आप किसी जमावड़े में हैं, कोने में एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई पूछता है क्या कोई बजाता है और आप बजाते हैं। आप बैठते हैं और आप कुछ खूबसूरत बजाते हैं, कुछ ऐसा जो लोगों को बात करना बंद करवा दे, जो किसी की आंखों को नम कर दे क्योंकि ये उनमें कुछ छू गया। या ये बस आप हैं, अकेले, मुश्किल दिन के बाद। आप अपना इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, 20 मिनट के लिए दुनिया दूर हो जाती है। आप फ्लो में हैं, साउंड बना रहे हैं, इमोशन प्रोसेस कर रहे हैं। जब आप खत्म करते हैं तो आप फिर से केंद्रित हैं। या ये आप और दोस्त हैं, एक साथ संगीत बना रहे हैं। परफेक्ट संगीत नहीं, खुशी भरा संगीत। वो शेयर्ड एक्सपीरियंस जिसे आप अपने आखिरी दिनों में याद करेंगे। ये आपके लिए उपलब्ध है। ये आज 15 मिनट से शुरू होता है, कल 15 मिनट जारी रहता है। महारत, अर्थ,
और परमानंद के क्षणों में कंपाउंड होता है। इंस्ट्रूमेंट को परवाह नहीं आपकी उम्र की, ये इंतजार कर रहा है जब आप तैयार हो। चैप्टर 6, द मूवमेंट मेडिसिन। एक्सरसाइज एज कॉग्निटिव एनहांसमेंट। आपका दिमाग आपके शरीर के वजन का 2% है, लेकिन 20% ऑक्सीजन और कैलोरीज खाता है। यह मेटाबॉलिकली महंगा है, संसाधन भूखा है, ब्लड फ्लो पर पूरी तरह निर्भर है। जब आप सेडेंट्री है तो ब्लड फ्लो कम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी गिरती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट धीमा होता है। आपका दिमाग शाब्दिक रूप से भूखा रह रहा है, लेकिन यहां जो विनाशकारी है, आपको यह होता हुआ महसूस नहीं होता। कोई दर्द सिग्नल नहीं, आप बस धीरे धीरे डंबर, स्लोअर, फॉगियर होते जाते हैं। और आप सोचते हैं ये नॉर्मल एजिंग है। ये नहीं है, ये एट्रोफी है, और ये रिवर्सिबल है। 30 मिनट की एक्सरसाइजेस आपके दिमाग के साथ क्या करती है? तुरंत के प्रभाव, डोपामाइन सर्च, मोटिवेशन और प्लेजर बढ़ता है। सेरोटोनिन रिलीज, मूड एलिवेशन, चिंता में कमी, नोरेपिनेफ्रिन बूस्ट, सतर्कता, फोकस, ध्यान, एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन रिलीफ, यूफोरिया। गेबा, शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, मानसिक बकवास कम करता है। ट्रांसलेशन, आप एक साथ ऊर्जावान, फोकस्ड, खुश और शांत महसूस करते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, दिमाग में 20 से 30% ज्यादा ब्लड फ्लो, बीडीएनएफ प्रोडक्शन, दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो, नए न्यूरॉन ग्रोथ को बढ़ावा देता है। कॉर्टिसोल रेगुलेशन, बेहतर नींद, बेहतर ग्लूकोज रेगुलेशन, स्थिर ऊर्जा। ट्रांसलेशन, बेहतर सोच, सीखना, इमोशनल रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हिप्पोकैम्पल ग्रोथ, मेमोरी सेंटर फिजिकली बड़ा होता है। प्रीफ्रंटल थिकनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एरिया मजबूत होता है। ग्रे मैटर बढ़ता है, न्यूरल एफिशिएंसी बढ़ती है। न्यूरोजेनेसिस, नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। न्यूरो प्रोटेक्शन, अल्जाइमर, डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। ट्रांसलेशन, आप एक स्मार्ट, ज्यादा रेजिलिएंट दिमाग बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। स्टडीज दिखाती है कि 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइजेस 2 से 4 घंटे के लिए कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर करती है। मतलब अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, मुश्किल बातचीत है, सबसे बेहतरीन तैयारी है पहले 30 मिनट वर्कआउट। आप होंगे 15 से 20% तेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में, काफी बेहतर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ज्यादा इमोशनली रेगुलेटेड, बेहतर वर्किंग मेमोरी टास्क में, ज्यादा फोकस्ड और कम डिस्ट्रैक्टेबल। ये मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये पीयर रिव्यूड न्यूरोसाइंस है। 4 स्तंभ। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग, कोई भी एक्टिविटी जो हार्ट रेट को 60 से 80% मैक्सिमम तक बढ़ाए, 20 से 60 मिनट के लिए सस्टेन्ड। तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग। न्यूरोलॉजिकल मैजिक, हार्ट रेट बढ़ता है तो दिमाग में ज्यादा खून, बीडीएनएफ प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बेहतर होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ता है। प्रोटोकॉल, हफ्ते में 4 से 5 दिन मिनिमम, 30 से 45 मिनट प्रति सेशन। कन्वर्सेशनल पेस, बात कर सकते हैं लेकिन वाक्य टूटे हुए। वैरायटी, बोरियत से बचने के लिए अलग अलग मसल ग्रुप्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, वेट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स या बॉडी वेट। मेजर मसल ग्रुप्स पर फोकस। न्यूरोलॉजिकल मैजिक, IGF-1 रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रोटोकॉल, हफ्ते में 2 से 3 दिन, 30 से 45 मिनट, फुल बॉडी, कंपाउंड मूवमेंट्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बॉडी वेट फाउंडेशन, पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। प्रोग्रेशन, फॉर्म मास्टर करिए आसान वेरिएशन से।
रिप्स बढ़ाइए, मुश्किल वेरिएशंस पर जाइए। माइंड बॉडी इंटीग्रेशन, योगा, ताई ची, क्यूगोंग, मार्शल आर्ट्स, न्यूरोलॉजिकल मैजिक, प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ता है। सांस कंट्रोल प्लस मूवमेंट, सस्टेन्ड अटेंशन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस, कॉर्टिसोल कम होता है। प्रोटोकॉल, हफ्ते में 2 से 3 बार, 20 से 45 मिनट। सांस, अलाइनमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस पर फोकस। नॉवेल मूवमेंट, डांसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, जगलिंग। न्यूरोलॉजिकल मैजिक, दिमाग को बिल्कुल नए न्यूरल पाथवेज बनाने पर मजबूर करता है। फिजिकल चैलेंज प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई कॉग्निटिव डिमांड बराबर हाई कॉग्निटिव बेनिफिट। अक्सर सोशल अतिरिक्त बॉन्डिंग, प्रोटोकॉल हफ्ते में 1 से 2 बार, 30 से 60 मिनट। बिगिनर्स माइंड, बुरा होने को एम्ब्रेस करिए। नेचर मल्टीप्लायर, सब कुछ बाहर करने से दोगुना असरदार होता है। जिम नहीं, जिसमें खिड़कियां हो। बाहर, प्रकृति में, पेड़ों, आसमान, बहते पानी से घिरे। क्यों? अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी, शहरी माहौल डायरेक्टेड अटेंशन मांगता है। नेचुरल माहौल सॉफ्ट फैसिनेशन की अनुमति देता है। ये थके हुए अटेंशन सिस्टम्स को रिस्टोर करता है। नतीजा, कॉग्निटिव फटीग रिकवरी। फाइटोनसाइड्स इफेक्ट, पेड़ ऑनर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। हम उन्हें जंगल की सैर पर सांस लेते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन्स कम करते हैं, इम्यून फंक्शन बूस्ट करते हैं। बायोफिलिया रिस्पॉन्स, इंसान इवोल्यूशनरीली वायर्ड है प्रकृति को रेस्टोरेटिव पाने के लिए। नेचुरल सीन्स देखना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है। तो अगर आप सिर्फ हफ्ते में 2 वर्कआउट बाहर कर सकते हैं, एक लंबी 60 मिनट से ज्यादा नेचर वॉक या हाइक, एक बॉडी वेट वर्कआउट पार्क में, और देखिए कैसे आपका दिमाग जिंदा हो जाता है। मूवमेंट सिर्फ बेहतर शरीर नहीं देती, सिर्फ तेज दिमाग नहीं देती, बल्कि एजेंसी देती है। महसूस होता है कि आप जिंदगी के पैसिव रिसिपेंट नहीं, बल्कि एक्टिव फोर्स हैं। जब आप मूव करने का चुनाव करते हैं, जब आपको नहीं करना, तो आप खुद को साबित करते हैं। मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूं। जब आप खुद को मजबूत होते देखते हैं, तो आप इंटरनलाइज करते हैं, मैं बदल सकता हूं, बढ़ सकता हूं, फिक्स्ड नहीं हूं। जब आप हर दिन अपने लिए शो अप करते हैं, तो आप सेल्फ ट्रस्ट बनाते हैं। मेरे शब्द का मतलब है, मैं फॉलो थ्रू करता हूं। ये वो मिट्टी है जहां बाकी सारा विकास होता है। तो हां, एक्सरसाइज आपको स्मार्ट बनाती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण, ये आपको कोई ऐसा बनाती है जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता में विश्वास करता है। और वो विश्वास, वो सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 7, द प्रोडक्टिविटी आर्किटेक्चर, फ्लो, फोकस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। आपके दिन का वर्णन करता हूं। आप अच्छे इरादों से उठते हैं, आपके पास लिस्ट है, आप काम पर बैठते हैं। 10 मिनट के भीतर 3 स्लैक मैसेज, 2 ईमेल नोटिफिकेशन, कोई आपकी डेस्क पर रुकता है। आप फोन चेक करते हैं, रियल क्विक। 1 घंटा गुजर जाता है, आपने कुछ भी मीनिंगफुल पूरा नहीं किया। आप थके हुए महसूस करते हैं। दिन के अंत तक आप 10 घंटे बिजी रहे, लेकिन एक भी महत्वपूर्ण चीज का नाम नहीं ले सकते जो आपने पूरी की। आप आलसी नहीं है, स्टूपिड नहीं है, फेल नहीं हो रहे। आप बिना सिस्टम के एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो आपके अटेंशन को फ्रैगमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और फ्रैगमेंटेड अटेंशन है फ्रैगमेंटेड इंटेलिजेंस। डीप वर्क के दौरान आपके दिमाग में क्या होता है? फ्लो स्टेट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह आसा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन ऑप्टिमल लेवल पर, फोकस और मोटिवेशन के लिए। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत, कम माइंड वॉन्डरिंग, गामा ब्रेन वेव्स, पीक कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से जुड़े। नतीजा, घंटे मिनट जैसे लगते हैं, काम आसान लगता है, क्वालिटी असाधारण है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स सीखना 3 से 5 गुना तेज।
क्रिएटिविटी काफी बढ़ी हुई, वर्क क्वालिटी मापने योग्य रूप से बेहतर, मीनिंग और अकॉम्प्लिशमेंट की भावना। फ्रैगमेंटेड वर्क के दौरान क्या होता है? अटेंशन रेजिड्यू। आप ईमेल चेक करते हैं, आपके दिमाग का हिस्सा उसके बारे में सोचता रहता है। आप सहकर्मी से स्लैक करते हैं, अटेंशन बंटी हुई है। आप ओरिजिनल टास्क पर लौटते हैं, लेकिन आप 40% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। हर स्विच रेजिड्यू छोड़ता है, जिसे साफ होने में 15 से 25 मिनट लगते हैं। नतीजा, आप कभी किसी चीज के लिए पूरी तरह प्रेजेंट नहीं है। कॉग्निटिव कॉस्ट्स। आईक्यू प्रभावी रूप से 10 से 15 पॉइंट गिरता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। गलतियां नाटकीय रूप से बढ़ती है। क्रिएटिव इनसाइट्स नामुमकिन है। सब कुछ 2 से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। एनर्जी मैनेजमेंट पैराडाइम। टाइम मैनेजमेंट भूल जाइए। आप ज्यादा टाइम नहीं बना सकते, लेकिन आप ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं, और एनर्जी सब कुछ तय करती है। अल्ट्राडियन रिदम सच्चाई। आपका दिमाग 90 मिनट के साइकिल में काम करता है। 90 मिनट हाई कैपेसिटी, 20 मिनट नेचुरल रेस्ट नीड। इसे इग्नोर करना बराबर है बायोलॉजी से लड़ना बराबर है थकावट। सुबह 6 से 7:30 पीक कॉग्निटिव विंडो। सबसे ज्यादा विल पावर, बेहतरीन फोकस, सबसे चैलेंजिंग क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक काम के लिए यूज करिए। बेरहमी से प्रोटेक्ट करिए। कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं। सिंगल टास्किंग रेवोल्यूशन। मल्टीटास्किंग असल में रैपिड टास्क स्विचिंग है। हर स्विच 15 से 25 मिनट फोकस खर्च करती है। आईक्यू गिरता है, जैसे हल्का नशे में हो। आप सोचते हैं आप एफिशिएंट हैं, आप डिस्ट्रक्टिव हैं। सिंगल टास्किंग प्रोटोकॉल। एक टास्क चुनिए, टाइमर सेट करिए, 25 से 90 मिनट। सभी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करिए। फोन दूसरे कमरे में, सभी ब्राउजर टैब्स बंद सिवाय जरूरी के। स्लैक ईमेल सब बंद। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन या साइलेंस। सिर्फ उस टास्क पर काम करिए जब तक टाइमर खत्म न हो। 5 से 10 मिनट ब्रेक। रिपीट। चौंकाने वाला नतीजा, 3 से 4 घंटे सिंगल टास्किंग बराबर 8 घंटे से ज्यादा फ्रेगमेंटेड वर्क। क्वालिटी तुलनीय रूप से बेहतर। आप दिन खत्म करते हैं ऊर्जावान, थका हुआ नहीं। एकम्प्लिशमेंट की भावना बहुत बड़ी। आइजनहावर मैट्रिक्स। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पहले करिए। क्राइसिस डेडलाइंस। आपके टाइम का 20% से कम होना चाहिए। नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, इन्हें शेड्यूल करिए। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्थ। आपके टाइम का 60 से 80% होना चाहिए। यही सारी मीनिंगफुल प्रोग्रेस होती है। ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह नेग्लेक्ट करते हैं। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट या मिनिमाइज। इंटरप्शंस, कुछ ईमेल्स, कुछ कॉल्स। आपके टाइम का 15% से कम, न अर्जेंट न इंपॉर्टेंट, एलिमिनेट। टाइम वेस्टर्स। माइंडलेस स्क्रॉलिंग वर्क टाइम के दौरान 0% होना चाहिए। डेली मेथड। हर सुबह सब कुछ लिखिए जो आप आज कर सकते हैं। 1 से 3 आइटम पहचानिए। जो क्वाड्रेंट 2 है, वो पहले करिए। पीक एनर्जी के दौरान बाकी सब ऑप्शनल। ब्रूटल क्वेश्चन। अगर मैं आज सिर्फ एक चीज पूरी कर सकता हूं, तो क्या सबसे ज्यादा वैल्यू बनाएगी? वो आपका एमआईटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले करिए। बाकी सब बोनस। फ्लो स्टेट। वो स्टेट जहां टाइम गायब हो जाता है, काम आसान लगता है, आपके बेस्ट आइडियाज नेचुरली उभरते हैं। एथलीट्स इसे द जोन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे फ्लो कहते हैं। ये स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है, और इसे इंजीनियर किया जा सकता है। फ्लो प्रीरिक्विजिट्स, क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, चैलेंज स्केल बैलेंस। टास्क करंट एबिलिटी से 4 से 10% मुश्किल, डिस्ट्रैक्शंस की एलिमिनेशन, ऑटोनमी। प्री फ्लो प्रिपरेशन। सब कुछ बंद करिए नॉन एसेंशियल। क्लियर आउटकम सेट करिए। सभी रिसोर्सेज तैयार। हाइड्रेट बाथरूम फिजिकल नीड्स,
ऑन ऑप्शनल ब्रीफ मेडिटेशन, फ्लो ट्रिगर, टास्क के थोड़े आसान एस्पेक्ट से शुरू करिए। नोटिस करिए जब आप टाइम का ट्रैक होने लगे, वो फ्लो में एंट्री है, इसमें झुक जाइए। फ्लो मेंटेनेंस, टाइम मत चेक करिए, क्वालिटी को मिड फ्लो में इवैल्यूएट मत करिए। अगर नोटिस करते हैं कि फ्लो में है तो इसके बारे में मत सोचिए, वो इसे तोड़ देता है। बस फ्लो करिए। पोस्ट फ्लो, कम से कम 15 मिनट ब्रेक, मूव, हाइड्रेट, आराम, सेटिस्फैक्शन एंजॉय करिए। ये न्यूरल पैटर्न को रीइंफोर्स करता है। नोट करिए क्या काम किया। कंडीशंस को रेप्लिकेट करने के लिए मैजिक, 1 घंटा फ्लो बराबर 3 से 4 घंटे रेगुलर वर्क, क्वालिटी एक्सपोनेंशियली बेहतर। आप खत्म करते हैं ऊर्जावान, डिप्लीटेड नहीं। यही ब्रेक थ्रू होते हैं। और यहां आखिरी राज, रेस्ट इज प्रोडक्टिविटी। आपका दिमाग रेस्ट के दौरान लर्निंग को कंसोलिडेट करता है। क्रिएटिव इंसाइट्स वॉक्स के दौरान उभरती है। सॉल्यूशंस शॉवर में दिखाई देते हैं। बिल्ड इन वीकली सबात, डेली वॉक्स विदाउट पर्पज, कैलेंडर में वाइट स्पेस, परमिशन टू डू नथिंग। कंस्टेंट प्रोडक्टिविटी का ऑब्सेशन उस क्रिएटिविटी और इंसाइट को नष्ट कर रहा है जो काम को वैल्यूएबल बनाती है। हार्डवर्क करिए, फिर पूरी तरह आराम करिए। रिपीट। चैप्टर 8, द न्यूट्रिशनल माइंड, ईटिंग फॉर इंटेलिजेंस। न्यूट्रोपिक सप्लीमेंट्स की लोकप्रियता बढ़ी है कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं उस शक्तिशाली प्रभाव को जो एक संतुलित आहार हमारी मानसिक क्षमताओं पर डाल सकता है। जो आप खाते हैं वो सीधे आपके दिमाग को प्रभावित करता है। ओमेगा 3 सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ग्लूकोज कॉग्निटिव फंक्शन को फ्यूल करता है। प्रोटीन ब्रेन केमिकल्स के लिए अमीनो एसिड देता है। ये नेचुरल तरीके किसी भी सिंथेटिक क्विक फिक्स से बेहतर है। ब्लड ब्रेन बैरियर रियलिटी, जो आप खाते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी अप्रोच, ब्रेन इन्फ्लेमेशन बराबर कॉग्निटिव डिक्लाइन, प्रोसेस्ड फूड्स बराबर इन्फ्लेमेशन, होल फूड्स बराबर प्रोटेक्शन। माइक्रोबायोम ब्रेन एक्सिस, गट बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। 90% सेरोटोनिन गट में बनता है। गट हेल्थ बराबर मेंटल हेल्थ। और ऑप्टिमल कॉग्निटिव डाइट, रोज की बुनियाद, ओमेगा 3 रिच फूड्स, फैटी फिश, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, एंटीओक्सीडेंट डेंस, बेरीज, डार्क लीफी ग्रीन्स, रंगीन सब्जियां, क्वालिटी प्रोटीन, अंडे, मछली, घास खाया मांस, दालें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, शकरकंद, क्विनोआ, ओट्स, हेल्दी फैट्स, एवोकैडो, ऑलिव ऑयल, नट्स। क्या कम करना है? रिफाइंड शुगर, इन्फ्लेमेशन और ब्लड शुगर क्रैश। प्रोसेस्ड फूड्स न्यूट्रिएंट्स खत्म करते हैं, केमिकल्स जोड़ते हैं। अत्यधिक अल्कोहल न्यूरॉन्स के लिए सीधा जहरीला। ट्रांस फैट्स सेल मेम्ब्रेन को नुकसान। हाइड्रेशन नॉन नेगोशिएबल, दिमाग 75% पानी है। 2% डिहाइड्रेशन बराबर 20% कॉग्निटिव डिक्लाइन। पूरे दिन लगातार पानी पीजिए। यूरिन कलर मॉनिटर करिए, हल्का पीला, ऑप्टिमल। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, रविवार को हफ्ते के लिए मील प्रेप, हेल्दी स्नैक्स विजिबल रखिए। घर से जंक फूड खत्म करिए। धीरे खाइए, माइंडफुली। अल्ट्रा प्रोसेस्ड सुविधा उत्पाद और फास्ट फूड पहली नजर में आकर्षक लगते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अत्यधिक चीनी खपत अग्न्याशय पर दबाव डालती है। मेटाबॉलिक मुद्दों, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और असंतुलित ऊर्जा स्तरों के कारण बिगड़ा हुआ कॉग्निटिव फंक्शन। कई प्रिजर्वेटिव केमिकल्स और फ्लेवर एडिटिव्स अप्राकृतिक मेटाबोलाइट्स के संचय का कारण बन सकते हैं, जो गट माइक्रोबायोम की विविधता को बाधित कर सकते हैं। ये विविधता मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से भारी प्रोसेस्ड फूड्स खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये अक्सर सुविधाजनक और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
वाइब्रेंटली कलर्ड वेजिटेबल्स और लो शुगर फ्रूट्स देखिए। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स देते हैं जो फोकस बढ़ा सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट कर सकते हैं और टिश्यू रिपेयर में मदद कर सकते हैं। प्लस वो ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक्स और क्रैश नहीं करते। सस्टेनेबल वाइल्ड कॉट सी फूड, पास्चर रेस्ड ऑर्गेनिक मीट, एड एग सोर्सेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा फैट्स होते हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। वो हाई क्वालिटी प्रोटीन भी देते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर रीबिल्डिंग के लिए आवश्यक है। जब आप मिनिमली प्रोसेस्ड होल फूड एलिमेंट्स को हर मील में कंबाइन करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। इन फूड्स में अलग अलग कंपाउंड्स डाइजेशन के दौरान एक साथ काम करते हैं, आपके शरीर के अवशोषित करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की अधिकतम मात्रा को अनलॉक करने के लिए। जो लोग लगातार अस्वस्थ क्रेविंग से जूझते हैं उनके लिए ये अक्सर उचित मिनरल डेंसिटी की कमी के कारण होता है जो हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग को बाधित कर सकता है। आवश्यक पोषक तत्वों का स्वस्थ संतुलन सुनिश्चित करना हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हर सेल टाइप को उसकी स्पेसिफिक नीड्स दीजिए। आपकी मानसिक स्थिति इस बात से प्रभावित होती है कि आप क्या खाते हैं या नहीं खाते। स्वास्थ्य को ऑप्टिमाइज करने का तरीका समझना मन की सहन शक्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। द इमोशनल फाउंडेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। ये समझना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक अनियंत्रित शारीरिक तनाव और कॉर्टिसोल स्राव का कॉग्निटिव फंक्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर प्रोएक्टिव सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस के जरिए संबोधित नहीं किया गया तो ये हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में गिरावट का कारण बन सकता है। गिरते मानसिक क्षमताओं पर ध्यान दीजिए। हमारी मानसिक क्षमताएं गिर सकती हैं इससे पहले कि हम इसे महसूस भी करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस समय के साथ सिकुड़ने लगते हैं। ये बदलाव हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेमोरी और समग्र कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्टिमल डेली परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए हमारे ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। नुकसान चुपचाप घुसता है। जब हम लंबे समय तक तनाव का अनुभव करते हैं तो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे एमिगडाला में संवेदनशीलता बढ़ सकती है जो हमारी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। नतीजतन छोटी मोटी निराशाएं भी मजबूत प्रतिक्रियाएं ट्रिगर कर सकती हैं जिससे काम पर संघर्ष, रिश्तों में समस्याएं और नकारात्मक सेल्फ टॉक पैटर्न हो सकते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को और खराब कर सकता है और हमारे लीडरशिप स्किल्स को प्रभावित कर सकता है। जटिल पैटर्न बने रहते हैं जैसे समझ कम होती है कम। रिसर्च से पता चलता है कि अपनी डेली रूटीन में सरल आदतों को शामिल करना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को तनाव के नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद कर सकता है। इन आदतों में शामिल है हर दिन 20 मिनट तेज सैर, प्रकृति में समय बिताना, नियमित रूप से गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना, रोजाना आभार व्यक्त करना, छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना और डिजिटल विकर्षणों के बिना गुणवत्ता नींद को प्राथमिकता देना। सरल आदतें विकसित करना न्यूरल कोहेरेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बढ़ती टास्क डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हालांकि मूलभूत कॉग्निटिव एबिलिटीज को याद रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जो दीर्घकालिक करियर स्थिरता में योगदान करती है। इसे जानबूझकर विज्ञान समर्थित तनाव एंटीडोट्स को हमारी व्यस्त शेड्यूल में शामिल करके हासिल किया जा सकता है। गिरते मानसिक क्षमताओं के शुरुआती संकेतों पर ध्यान दीजिए जो आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं।
अपने दैनिक जीवन में सेल्फ केयर का अभ्यास करके सहायता खोजिए। तनाव के खिलाफ कॉग्निटिव रेजिलेंस बनाए रखने का एक तरीका उन कारकों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना है जो मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं। रिसर्च बैक्ड एडेप्टेशन बनाकर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर तनाव को कम कर सकते हैं जो लगातार ओवरलोड होने पर अभिभूत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी रूटीन में सरल बदलाव करना, जैसे फोकस्ड काम के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना, अपनी उपलब्धता को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना या सुबह और शाम में जांचे जाने वाले नोटिफिकेशन को ग्रुप करना, पूरे दिन लगातार डिजिटल विकर्षणों को आपके ध्यान पर हावी होने से रोकने में मदद कर सकता है। इसी तरह कुछ ऐसे ऐप्स का उपयोग करना जो आपको ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करके फोकस करने में मदद करते हैं। मानसिक विकर्षणों को रोकने और नशे की लत ऑनलाइन स्पेसेस के कारण आपकी इच्छा शक्ति पर नाली को कम करने में मदद कर सकते हैं। हर समय उपलब्ध रहने के बजाय कम्युनिकेशन बफर्स बनाना बेहतर है। वर्कडे के दौरान छोटे ब्रेक लेना हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज और समग्र कल्याण के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। 5 से 10 मिनट की सांस लेने के व्यायाम, स्नैक ब्रेक के लिए बाहर कदम रखना या संगीत सुनना हमारी मानसिक चपलता को बढ़ा सकता है और नए मोटिवेशन को खोज सकता है। हमारी मानवीय जरूरतों को सक्रिय रूप से प्राथमिकता देना उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने, परफॉर्मेंस में सुधार और सार्थक प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए चिंता या निराशा के क्रॉनिक ट्रिगर्स को संबोधित करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें रोकना अधिक प्रभावी है। गैर आवश्यक कार्यों को समाप्त करके या अपने शेड्यूल में अतिरिक्त समय की अनुमति देकर स्पष्ट सीमाएं बनाइए। अनावश्यक तनाव से बचने के लिए रोकथाम को प्राथमिकता दीजिए। हालांकि ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के रूप में हम समुदायों में फलने फूलने के लिए विकसित हुए हैं। नियमित सकारात्मक इंटरेक्शन की तलाश, जैसे स्पर्श, आंख का संपर्क, हंसी और अपने संघर्षों और सफलताओं दोनों को साझा करना, ये इंटरेक्शन हमें मानसिक रूप से अपने कॉग्निटिव बोझ को उतारने में मदद करते हैं और दीर्घकालिक लाभों की ओर ले जाते हैं। दिन भर में छोटे सुखद इंटरेक्शन में संलग्न होने के लिए छोटे ब्रेक लीजिए। किसी सहकर्मी के साथ एक त्वरित मजाक साझा करिए, मेंटर्स को हैंडशेक के साथ आभार व्यक्त करिए या प्रियजनों से एक आरामदायक गले मिलिए। ये सरल सामाजिक कनेक्शन दूसरों में आराम और समर्थन खोजने की हमारी जन्मजात क्षमता में टैप करते हैं। हम एक साथ काम करने पर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि उच्च लक्ष्यों, सार्थक रिश्तों या सामुदायिक सेवा से जुड़ी सुखद गतिविधियों में संलग्न होना वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और समग्र ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकता है। ऐसा जानबूझकर इमोशनल वेलबीइंग आदतों के माध्यम से हमारी न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी का धीरे धीरे विस्तार करके होता है। कई एफएमआरआई स्टडीज ने दिखाया है कि जब लोग जानबूझकर रोजाना आभार, हंसी, विस्मय, प्रेरणा या उद्देश्य संरेखित आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये दिमाग के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करता है और अटेंशन कंट्रोल, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार करता है। असली खुशी को अपनाना गहन प्रतिभा को प्रज्वलित करता है, अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करके जो सतही मनोरंजन से परे जाती है। इसके अलावा रिसर्च ने दिखाया है कि सरल गतिविधियों में संलग्न होना, जैसे धन्यवाद पत्र लिखना, खुश यादों पर प्रतिबिंबित करना, मेंटर्स को आभार व्यक्त करना, व्यक्तिगत शक्तियों को दस्तावेज करना या सामुदायिक सेवा में भाग लेना कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। ये गतिविधियां भावनात्मक कल्याण और लचीलेपन को बढ़ावा देती है
जो समय के साथ खुफिया के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की ओर ले जाती है। खुशी और पेशेवर उत्कृष्टता के बीच संबंध को समझने के लिए विशिष्ट प्रथाओं के माध्यम से भावनात्मक कल्याण पोषण के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। ये प्रथाएं समय के साथ हमारे न्यूरल आर्किटेक्चर को आकार दे सकती है और हमारी कॉग्निटिव क्षमता को अनलॉक कर सकती है। ये क्षणिक आनंद की तलाश से परे जाता है और इसके बजाय गहरे उद्देश्य और अर्थ खोजने पर केंद्रित है। ये सब खुशी और आत्म सुधार के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है, जो अंततः अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर ले जाता है। हर किसी के पास गतिविधियों में संलग्न होकर अपनी अनूठी प्रतिभा और क्षमताओं में टैप करने की क्षमता है, जो उन्हें खुशी, कृतज्ञता और प्रेरणा देती है। लगातार इन गतिविधियों का अभ्यास करके लोग भावनात्मक लचीलापन विकसित कर सकते हैं और अपनी सोच का विस्तार कर सकते हैं, जिससे बढ़ी हुई रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अपने जुनून की खोज करिए और फिर अपनी प्रचुरता को समझदारी से साझा करिए। स्थायी खुशी और पूर्ति विकसित करने के लिए पहले उन गतिविधियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो आपको क्रिएटिव फ्लो, सोशल कनेक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भावना लाती है। एक बार जब आप इन गतिविधियों की पहचान कर लेते हैं, तो जीवन की व्यस्तता के बीच भी रोजाना सिर्फ 15 से 30 मिनट उनमें संलग्न होने की प्रतिबद्धता बनाइए। लगातार इन जुनूनों का अभ्यास करके आप दीर्घकालिक लाभों का अनुभव करेंगे, जो कभी कभार आनंद से परे जाते हैं। उदाहरण के लिए, आर्ट कंपोजिशन एप्स, ह्यूमर जर्नल, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या नई रेसिपी इंग्रेडिएंट्स आजमाने में सिर्फ 10 मिनट बिताना आपकी वर्किंग मेमोरी में सुधार कर सकता है, पैटर्न रिकॉग्निशन को बढ़ा सकता है और नए विचारों के साथ आने की आपकी क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। ये पर्याप्त दोहराव के साथ अपने दिमाग की मांसपेशियों का व्यायाम करने जैसा है। अपने अनूठे फ्लो ट्रिगर्स की पहचान करिए और हर दिन उनका अभ्यास करने की आदत बनाइए। पूरे दिन प्रियजनों से जुड़ने, मजेदार वीडियो देखने या संगीत सुनने के लिए छोटे ब्रेक लेना कॉग्निटिव फंक्शन में काफी सुधार कर सकता है। काम की लंबी अवधि के माध्यम से धक्का देने की तुलना में यह दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है, बिना रिचार्ज करने के लिए समय लिए। भावनात्मक कल्याण और पेशेवर उत्पादकता दोनों को प्राथमिकता देकर आप सार्थक विकास और प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। अनावश्यक तनाव को कम करने के लिए सीमाएं स्थापित करना और उन गतिविधियों को सीमित करना महत्वपूर्ण है जो क्रॉनिक चिंता का कारण बनती है। लगातार काम से खुद को ओवरलोड करने के बजाय उचित वर्कलोड सेट करने और खुद को कुछ सांस लेने का कमरा देने का प्रयास करिए। यह सक्रिय दृष्टिकोण मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करेगा और प्रतिक्रियाशील उपचार की आवश्यकता को रोकेगा। इच्छा शक्ति को संरक्षित करने के लिए रोकथाम को प्राथमिकता दीजिए। हालांकि जीवन भर खुशी और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने में उद्देश्य की भावना के साथ सरल सुखों को मिलाना शामिल है। दूसरों की मदद करके और कृतज्ञता पोषण करके सहयोगात्मक कला बनाइए जो आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। कुंजी छोटे कार्यों को लागू करने में निहित है जो समय के साथ कई लाभ देते हैं। भावनात्मक कल्याण और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देकर छोटे सुख धीरे धीरे हमारी दीर्घकालिक व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। कॉन्क्लूजन, द इंटीग्रेशन, बिकमिंग द पर्सन यू आर मेंट टू बी। हमने परिवर्तन के 9 क्षेत्रों को कवर किया है। कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा, आपका मन अनंत छात्र के रूप में, रोजाना ब्रेन ट्रेनिंग,
चुनौती के माध्यम से न्यूरल मूर्तिकला, गहरी रीडिंग, मानवता की बुद्धि को अवशोषित करना, पवित्र नींद, हर चीज की नींव, संगीत महारत, पूरे दिमाग का एकीकरण, मूवमेंट मेडिसिन, शरीर मन की एकता, प्रोडक्टिविटी आर्किटेक्चर, ऊर्जा प्रबंधन, महारथ, पोषण संबंधी बुद्धि, अपने जैविक सुपर कंप्यूटर को खिलाना, भावनात्मक नींव, तनाव लचीलापन और खुशी। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, आपको यह सब परफेक्ट करने की जरूरत नहीं। आपको इसमें से कुछ लगातार करने की जरूरत है। अगर आप कुछ और नहीं करते तो ये करिए। सुबह 60 मिनट, 30 मिनट कुछ चुनौतीपूर्ण पढ़िए, 20 मिनट फिजिकल मूवमेंट, 10 मिनट मेडिटेशन या जर्नलिंग। पूरे दिन अपने पीक एनर्जी के दौरान सिंगल टास्क, नींद के शेड्यूल को प्रोटेक्ट करिए, असली खाना खाइए, नियमित रूप से मूव करिए। शाम 30 मिनट, 15 मिनट कुछ नया सीखिए, 15 मिनट वाइंड डाउन रूटीन। कुल रोजाना 90 मिनट। नतीजा 12 महीने में पूरी तरह से अलग इंसान। 1% डेली इंप्रूवमेंट फिलॉसफी। आपको बड़े बदलावों की जरूरत नहीं, आपको छोटे लगातार सुधारों की जरूरत है। हर दिन 1% बेहतर बराबर 1 साल में 37 गुना बेहतर। कंपाउंड गणित। छोटे बदलाव न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, पाथवेज आदतें बन जाते हैं, आदतें पहचान बन जाती है, पहचान भाग्य को आकार देती है। आप किसी और को बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप पूरी तरह से खुद बन रहे हैं। वो वर्जन जो हमेशा संभव था, लेकिन उभरने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। अगर आपने यहां तक देखा है, तो आपके अंदर कुछ जानता है। ये वक्त है, कम से कम के लिए समझौता करना बंद करने का वक्त, विकर्षणों से सुन्न होना बंद करने का वक्त, किसी दिन कहना बंद करने का वक्त। आपके पास एक जिंदगी है, एक दिमाग है, एक मौका है देखने का कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। उपलब्धि के लिए नहीं, दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि बनने की शुद्ध खुशी के लिए। कैटरपिलर आराम के माध्यम से तितली नहीं बनता, वो पूरी तरह से घुल जाता है, खुद को फिर से बनाता है, रूपांतरित होकर उभरता है। आप अभी उस कोकून में हैं। जो असुविधा आप महसूस करते हैं, वो विकास है, वो विकास है। वो आपका भविष्य का खुद आपको आगे बुला रहा है। कॉल का जवाब दीजिए। कल सुबह कुछ और करने से पहले एक किताब खोलिए, अपने शरीर को मूव करिए, एक स्किल चुनिए जिसका अभ्यास करना है। अगले दिन फिर से करिए, और अगले दिन। 30 दिनों में आप बदलाव नोटिस करेंगे, 90 दिनों में दूसरे नोटिस करेंगे, 365 दिनों में आप पहचाने नहीं जाएंगे। ये मोटिवेशन नहीं है, ये परमिशन है। अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता देने की परमिशन, उन लोगों को निराश करने की परमिशन जो आपसे कम की उम्मीद करते हैं, असाधारण बनने की परमिशन। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं, आपको शुरू करने की जरूरत है। अभी शुरू करिए। मैं आपको दूसरी तरफ मिलूंगा। आपका परिवर्तन उस पल शुरू होता है जब आप इस वीडियो को बंद करते हैं और पहला कदम उठाते हैं। अपने आप में इस समय को निवेश करने के लिए धन्यवाद। अब जाइए और वो बनिए जो आप हमेशा से बनने के लिए थे। अगर ये यात्रा आपको छू गई है, तो विस्पर ट्रूथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर हफ्ते मनोविज्ञान और आत्म विकास पर ऐसी ही गहरी बातचीत लेकर आते हैं। घंटी को दबा दीजिए ताकि आप कभी मिस न करें। और नीचे कमेंट में अपना डे 1 कमिटमेंट लिखिए। आप कल सुबह सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? कौन सी एक आदत जो आप आज से शुरू कर रहे हैं? इसे लिखिए, इसे सार्वजनिक बनाइए, इसे असली बनाइए। और याद रखिए, सबसे लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आपका कदम, आपका समय, आपका परिवर्तन अभी। धन्यवाद। और जब तक हम फिर से नहीं मिलते, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए
विकसित होते रहिए।